Hello students, today we are going to start our new chapter, that is chapter 18, the Union Government. In Union Government we will discuss about the legislature in particular. आप सभी को पता है इंडिया हैज़ अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. वी हैव डिस्कस्ड इन चैप्टर 16 in constitution that there is federalism in India. अब फेडरलिज्म क्या है? द पावर्स आर डिवाइडेड बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स. फेडरलिज्म का मतलब है दैट देर इज सेपरेट लेवल ऑफ गवर्नमेंट एट एवरी लेवल. एट नेशनल लेवल इट इज़ द नेशनल गवर्नमेंट, एट स्टेट लेवल इट इज़ द स्टेट गवर्नमेंट, एंड एट ग्रास रूट लेवल इज village panchayats, municipal committees and municipal corporations. So that means that there are different levels of government in our country, and we will discuss about particularly the national government or the union government. There are different levels of government. First is national level, second is state level, and third is grassroots level. Under grassroots level there are village panchayats, municipal committees and municipal corporations. तो ये जो थे हमारे तीनों लेवल्स के गवर्नमेंट, ये आप सभी को पता है कि नेशनल गवर्नमेंट जो है वो हमारे देश के लेवल पे होती है. द मैटर्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस आर डिस्कस्ड बाय द नेशनल गवर्नमेंट. अंडर स्टेट गवर्नमेंट द मैटर्स ऑफ स्टेट लेवल आर डिस्कस्ड. तो हमें ये पता होना चाहिए कि नेशनल गवर्नमेंट में हेड ऑफ़ द कंट्री कौन है और हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट कौन है. इन नेशनल गवर्नमेंट द हेड ऑफ़ द कंट्री इज़ द प्रेसिडेंट. यानी हमारे देश के हेड ऑफ़ द कंट्री जो माने जाते हैं, पहले नागरिक जो माने जाते हैं, वो होते हैं हमारे प्रेसिडेंट. और हेड ऑफ़ द नेशनल गवर्नमेंट जो माने जाते हैं वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर. यानी गवर्नमेंट के हेड अलग हैं और कंट्री के हेड अलग हैं. समझना पड़ेगा कि जो सरकार चलाते हैं वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर, और जो प्रथम नागरिक होते हैं हमारे देश के वो होते हैं हमारे प्रेसिडेंट यानी हमारे राष्ट्रपति. एंड एट स्टेट लेवल हेड ऑफ़ द स्टेट इज़ द गवर्नर यानी राज्यपाल, एंड हेड ऑफ़ द स्टेट गवर्नमेंट इज़ द चीफ मिनिस्टर. स्टेट गवर्नमेंट के जो हेड हैं वो चीफ मिनिस्टर हैं, और हेड ऑफ़ द स्टेट जो माने जाते हैं दैट इज़ अवर गवर्नर. तो अलग अलग लेवल्स पर जो गवर्नमेंट होती है वो अलग अलग तरीके से अपना काम करती हैं, लेकिन ऑल द पॉलिसीज़ आर made for the welfare of the people. We have already discussed directive principle. That means the government at all levels have to frame their policies for the welfare of the people, so that the decisions are taken for the common good. तो हमने ये देखा कि हम नेशनल जो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसमें अलग अलग लेवल्स पर अलग अलग गवर्नमेंट्स हैं, और ये जो गवर्नमेंट्स हैं वो अपने अपने अलग अलग काम करती हैं. तो आपको पता है कि टॉप मोस्ट लेवल ऑफ गवर्नमेंट जो है वो हमारी नेशनल गवर्नमेंट है, या फिर यूनियन गवर्नमेंट भी आप कह सकते हैं. तो टॉप मोस्ट लेवल ऑफ गवर्नमेंट जो है वो ही हम डिस्कस करेंगे. इन क्लास 7th यू हैव ऑलरेडी डिस्कस द स्टेट गवर्नमेंट. तो नेशनल गवर्नमेंट जो है उसके 3 ऑर्गन्स है. देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ यूनियन गवर्नमेंट. फर्स्ट इज़ द लेजिस्लेचर, सेकंड इज़ द एग्जीक्यूटिव, एंड थर्ड वन इज़ द जुडिशरी. अब लेजिस्लेचर क्या है? लेजिस्लेचर का काम होता है टू मेक लॉज. सभी जितने भी कानून बनाए जाते हैं हमारे देश में वो कौन बनाता है? द लेजिस्लेचर. लेजिस्लेचर में कौन कौन शामिल है? द पार्लियामेंट, जिसको हम संसद के नाम से भी जानते हैं, एंड देयर आर 2 हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा. 2 मेन हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट आर लोकसभा एंड राज्यसभा. तो लेजिस्लेचर जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है यूनियन लेजिस्लेचर का, बिकॉज इट मेक्स द लॉज फॉर द कंट्री. नेक्स्ट इज़ द एग्जीक्यूटिव. एंड एग्जीक्यूटिव का क्या काम है? टू एनफोर्स लॉज. द एग्जीक्यूटिव एनफोर्सेस लॉज इन द कंट्री. जो भी लॉज लेजिस्लेचर के द्वारा बनाए गए हैं उनको हमारे देश में लागू करने का काम किसकी जिम्मेदारी होती है? द एग्जीक्यूटिव की. उसके बाद जो है हमारे एग्जीक्यूटिव में कौन कौन शामिल है? द प्रेसिडेंट,
द प्राइम मिनिस्टर एंड यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। हमारे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो हैं वो इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं किसके? द एग्जीक्यूटिव के। उसके बाद जो लास्ट ऑर्गन है हमारे यूनियन गवर्नमेंट का, दैट इज़ द जुडिशरी। अब जुडिशरी जो है उनका काम क्या है? देखिए, लेजिस्लेचर में लॉज बने, एग्जीक्यूटिव में उनको लागू किया गया, लेकिन कई ऐसे भी तो इंसिडेंट्स हो जाते हैं जहाँ पर कि इन लॉज को प्रोटेक्ट करने का भी ज़रूरत पड़ती है। तो जुडिशरी का वही काम है, इट प्रोटेक्ट लॉज दैट आर मेड बाय द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटेड बाय द एग्जीक्यूटिव। और ये जुडिशरी जो है उसके मेन पार्ट्स क्या क्या हैं? द सुप्रीम कोर्ट, इट इज़ द हाईएस्ट एपेक्स कोर्ट। द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हमारे देश के चीफ जस्टिस जो हैं वो भी जुडिशरी में शामिल हैं। इसके अलावा 25 अदर जजेस आर देयर इन सुप्रीम कोर्ट। मैक्सिमम नंबर ऑफ जजेस इन सुप्रीम कोर्ट आर 31, बट there are now 25 sitting judges in the Supreme Court. So these are three important organs of the union government, and in this chapter we will discuss about the legislature only. In the next chapters we will also discuss about the executive and judiciary, but in this chapter we will discuss only about legislature. Before moving on to the legislature, we have to first understand the different subjects in our country. For proper functioning of all the governments, the constitution makers have divided all the subjects into 3 lists. सभी कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स ने फेडरलिज्म की वजह से स्टेट और सेंट्रल लेवल पे जो सब्जेक्ट्स हैं यानी मैटर्स हैं उनको अलग अलग 3 लिस्ट्स में बांट दिया है। तो हम इन 3 लिस्ट्स के बारे में पहले पढ़ेंगे, उसके बाद ही हम लेजिस्लेचर पढ़ पाएंगे। तो पहला है यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट मीन्स यूनियन से रिलेटेड है, इसका मतलब पूरे देश के लेवल पर नेशनल इम्पोर्टेंस है। देयर आर 97 सब्जेक्ट्स इन दिस लिस्ट। यूनियन लिस्ट में 97 सब्जेक्ट्स हैं। ऑल द सब्जेक्ट्स आर ऑफ नेशनल इम्पॉर्टेंस, दैट मीन्स ऑल दीज सब्जेक्ट्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर आवर नेशन, दैट मीन्स आवर कंट्री। द पार्लियामेंट मेक्स लॉज ऑन दीज सब्जेक्ट्स। इन सभी सब्जेक्ट्स पर लॉज बनाने का काम कौन करता है? द यूनियन गवर्नमेंट, दैट मीन्स द पार्लियामेंट। एंड एग्जाम्पल्स ऑफ द मैटर्स आर करेंसी। आपने देखा होगा कि पूरे देश में हमारे एक ही तरह की करेंसी चलती है, ऐसा तो नहीं है कि अलग स्टेट की अलग करेंसी है। तो इसका मतलब है कि यूनियन लिस्ट में करेंसी शामिल है। डिफेंस मीन्स आर्मी, नेवी एंड एयर फोर्स। ये तीनों जो सब्जेक्ट्स हैं, ये तीनों जो फोर्सेस हैं वो यूनियन लिस्ट में शामिल है, बिकॉज दीज डिफेंस फोर्सेस वर्क फॉर द कंट्री, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ, फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। नेक्स्ट आर फॉरेन अफेयर्स। हमारे देश के दूसरे देशों के साथ संबंध जो हैं वो भी नेशनल इम्पोर्टेंस का एक मैटर है, इसीलिए इसको यूनियन लिस्ट में डाला गया है। रेलवेज़ आपने देखा होगा, पूरा जो हमारा रेलवे नेटवर्क है वो कभी भी एक पर्टिकुलर स्टेट के नाम से नहीं चलता है। यू हैव सीन दैट इन ऑन ऑल द ट्रेन्स इट इज़ रिटन एज इंडियन रेलवेज़, नॉट एज पंजाब रेलवेज़ और हरियाणा रेलवेज़ और दिल्ली रेलवेज़। तो रेलवेज़ भी एक नेशनल इम्पोर्टेंस या यूनियन लिस्ट का एक मैटर है, सब्जेक्ट है। नेक्स्ट इज़ पोस्ट ऑफिस। पोस्टल सर्विसेज जो हैं वो हमारे देश में एक पर्टिकुलर सिर्फ कंट्री लेवल पर ही चलती है, अलग अलग स्टेट के लेवल पे अलग अलग पोस्ट ऑफिसेज नहीं होते हैं। और जब भी आप देखेंगे तो पोस्ट ऑफिस में हमेशा लिखा होता है इंडियन पोस्ट एंड टेलीग्राफ, नॉट एट द नेम ऑफ एनी स्टेट और एनी डिस्ट्रिक्ट। इसके अलावा वॉर एंड पीस जो है वो भी नेशनल इम्पोर्टेंस के मैटर्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं, इसलिए इनको भी स्टेट यूनियन लिस्ट में डाला गया। नेक्स्ट लिस्ट इज स्टेट लिस्ट। तो स्टेट लिस्ट जो है वो नाम से ही पता चल रहा है, ऑल द सब्जेक्ट्स रिलेटेड टू स्टेट आर इंक्लूडेड इन दिस लिस्ट। टोटल 66 सब्जेक्ट्स आर देयर, 66 सब्जेक्ट्स हैं। ऑल द दीज मैटर्स या सब्जेक्ट्स आर ऑफ स्टेट इम्पोर्टेंस, यानी स्टेट लेवल पर ही डिस्कस किए जाते हैं ये सभी मुद्दे, और इसीलिए इनको स्टेट लिस्ट में डाला गया है। द स्टेट गवर्नमेंट मेक्स लॉज ऑन दीज सब्जेक्ट्स। हमारी जो स्टेट लेवल
लेवल पर गवर्नमेंट होती है इन सभी मुद्दों पर वो लॉज बनाती है, लेकिन कई बार इन केस ऑफ कन्फ्लिक्ट्स द पार्लियामेंट ऑल्सो मेक लॉज ऑन दीज सब्जेक्ट्स। कभी कभी कन्फ्लिक्ट्स की स्थिति में, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए अभी जो कोविड-19 है वो हमारा एक नेशनल लेवल पर एक बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने आ रही है। तो ऐसे में हमारी पार्लियामेंट जो है वही इस पर जो भी डिसीजंस ले रही है, स्टेट लेवल पर कोई भी डिसीजन इस पर नहीं लिया जा रहा है। लेकिन पब्लिक हेल्थ और सैनिटेशन एक्चुअली स्टेट लेवल का एक मुद्दा है, लेकिन फिर भी कोविड-19 की जो सिचुएशन है वो नेशनल गवर्नमेंट या फिर पार्लियामेंट जो है वो उसी लेवल पर डिस्कस किया जा रहा है। तो कई बार कई केसेस में पार्लियामेंट भी इन स्टेट लिस्ट के मैटर्स पर लॉज बना सकती है। तो एग्जांपल्स क्या हैं इन स्टेट लिस्ट के? पुलिस, आपने देखा होगा हर स्टेट की अलग पुलिस होती है। पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन, लोगों की हेल्थ और सैनिटेशन की जिम्मेदारी भी स्टेट गवर्नमेंट की होती है। फॉरेस्ट, जो भी फॉरेस्ट एक पर्टिकुलर स्टेट में है उनका रख रखाव जो है वो स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है, इसीलिए ये मैटर या मुद्दा जो है वो स्टेट लिस्ट में डाला गया है। इसके अलावा जितना भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन होता है पर्टिकुलर स्टेट का, वो भी स्टेट गवर्नमेंट ही उसका अकाउंट रखती है। सो इट इज़ इंक्लूडेड इन द स्टेट लिस्ट। सो state list has 66 subjects. All the subjects are of state importance. State government makes laws. In some cases the parliament can also make laws, and there are some examples also of state list. Let us now discuss the last list, that is the concurrent list. There are total 52 subjects in concurrent list. All these subjects are of grassroots level importance, that means district level के importance के matters हैं. इस list में both parliament as well as the state government can make laws. State government भी laws बना सकती है और parliament भी laws बना सकती है, लेकिन if there is any conflict between the state law or the parliament law प्रिवेल्स ओवर द स्टेट लॉ, यानी जब भी कोई कन्फ्लिक्ट होता है तो सेंट्रल लॉ, पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया लॉ ही माना जाता है, उसी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। अब एग्जांपल्स देखते हैं। मैरिज एंड डिवोर्स, लोगों के मैरिज और डिवोर्स से रिलेटेड जो भी मैटर्स हैं वो आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोर्ट में जा सकते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चरल लैंड, आपने अभी पढ़ा कि स्टेट लिस्ट में एक मैटर होता है एग्रीकल्चर, तो इसका मतलब है कि एग्रीकल्चरल लैंड की ट्रांसफ़र जो है वो स्टेट लेवल पे जो कोर्ट्स हैं उनमें ही डिस्कस किया जाएगा। लेकिन अगर यू बाय एनी प्रॉपर्टी like shop or any house, you can take the help of the district court. It can be discussed at the level of districts only. Drugs and medicines, drugs और medicines से related कोई भी problems हो वो सभी district level के court में आप जा सकते हैं डिस्कस करने या अपनी problems लेकर। Adulteration of food stuffs, यानी खाने के सामान में अगर कोई भी मिलावट की जाती है तो वो भी concurrent list में शामिल किया गया है। That means you can discuss the matter at the district level only. There are some subjects that are not included in above 3 list. These subjects are known as residuary subjects. तो ये जो सब्जेक्ट्स हैं दे अराइज विद पासेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे समय बीतता रहता है तो इन तीनों ही लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स नहीं डाले गए हैं उनको रेसिड्यूअरी सब्जेक्ट्स कहा जाता है। रेसिड्यू का मतलब बचे हुए, रेसिड्यू आपने साइंस में भी पढ़ा होगा कि रेसिड्यू का मतलब होता है दैट इज़ लेफ्ट बिहाइंड। तो रेसिड्यूअरी सब्जेक्ट्स जो हैं वो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें जो कि कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स ने इन तीनों ही लिस्ट में आइदर इन स्टेट लिस्ट और यूनियन लिस्ट और concurrent list, these subjects are not included in any of the list. So there is some subjects which are known as residuary subjects. These subjects are not present in any of the above 3 list. These subjects arise with passage of time. जैसे जैसे समय बीतता रहता है ऐसे बहुत सारे subjects होते हैं जो हमारे इन तीनों
लिस्ट में नहीं हैं तो हमारे सामने आते हैं, तो उनसे रिलेटेड जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं वो कौन लेता है? द पार्लियामेंट मेक लॉज ओवर द रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स। तो रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स के ऊपर लॉज बनाने की पावर किसकी है? द पार्लियामेंट। इनके जो एग्जाम्पल्स हैं वो आसानी से आप समझ सकते हैं। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस व्हेन दीज 3 लिस्ट हैव बीन मेड, उस समय कंप्यूटर्स जो थे वो इतने चलन में नहीं थे, इसीलिए कंप्यूटर के बारे में कोई भी मैटर जो है किसी भी लिस्ट में नहीं डाला गया। तो एग्जांपल्स देखिए, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई भी मैटर होता है तो आप किस में डालते हैं? रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स में डाला जाता है। ई कॉमर्स यानी ऑनलाइन शॉपिंग एंड बाइंग जो है, सेलिंग एंड बाइंग जो है वो भी रेसिड्यूरी सब्जेक्ट है। इसके अलावा साइबर क्राइम यानी इंटरनेट से रिलेटेड कोई भी जो क्राइम है वो भी रेसिड्यूरी सब्जेक्ट का मैटर है। एंड दीज ऑल दीज मैटर्स आर डिस्कस्ड एट द पार्लियामेंट्री लेवल। पार्लियामेंट मेक्स लॉज ऑन दीज रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स। दीज आर सम important subjects which arise with passage of time and they are discussed at the union level. We will discuss about the union legislature in our next video, so please watch this video carefully to understand about the matter that is included in this video, to understand the next part of the chapter. Thank you, and till then, bye bye.